7 अप्रैल 2026 दुनिया पहले से ही जंगी माहौल से गुजर रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक ऐसी डेडलाइन दी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। शाम 5:36 पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खोला, पूरी ईरानियन सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया जाएगा और दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी पूरी सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी दे रहा था। हर कोई शौक में था। वर्ल्ड लीडर समझने की कोशिश कर रहे थे, क्या ये न्यूक्लियर अटैक का सिग्नल है? बहुत से लोगों को यकीन हो गया था कि यूएस से ईरान पे न्यूक्लियर बम गिरा देगा। सीज फायर का कोई चांस ही नहीं था। फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। डेडलाइन से कुछ ही देर पहले अमेरिका और ईरान दोनों सीज फायर के लिए एग्री हो गए। 17 अप्रैल को ईरान ने पहले अनाउंस किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन है, लेकिन अगले ही दिन यू टर्न ले लिया, स्ट्रेट क्लोज है। और जो कार्गो शिप्स वहां से गुजर रही थी उन पर फायरिंग भी की। दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? ये वार इतनी स्ट्रेंज और खतरनाक क्यों है? पहले एटॉमिक वार का खतरा, फिर सीज फायर और फिर ब्लॉकेड। 28 फरवरी से शुरू होने वाली इस वॉर में 60 दिनों में 4400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 2000 ईरान में, 2400 लेबनान में। लेकिन असल नुकसान क्या है? 7000 से ज्यादा फैमिलीज जो हमेशा के लिए टूट गई। सबसे डेंजरस मोमेंट तब आया जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट की गई, खास तौर पे बुशहेर पावर प्लांट्स। अगर यहां ब्लास्ट हो जाता तो रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो जाता, पानी कंटेमिनेटेड हो जाता और पूरा गल्फ रीजन तबाह हो जाता। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने 2025 में इस हवाले से इन्फॉर्म किया था कि अगर इस न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान पहुंचता है तो गल्फ कंट्रीज में कुछ नहीं बचेगा। कहानी में असल ट्विस्ट तब पैदा हुआ जब ट्रंप का ये दावा झूठा निकला कि यूएसए को ईरान के आसमान में टोटल एयर डोमिनेंस हासिल है। 3 अप्रैल ईरान ने अमेरिकन फाइटर जेट गिरा दिया, F-15E ईगल। 2 लोग ऑन बोर्ड थे, एक रेस्क्यू हो गया और दूसरा ईरान के अंदर फंस गया। 24 घंटे अकेला रहा जख्मी हालत में। 7000 फीट की हाइट पर छुपकर अपनी बेस से कांटेक्ट किया। फिर CIA ने ऑपरेशन शुरू किया, लोकेशन ट्रेस हो गई, स्पेशल फोर्सेस ईरान में एंटर हुई और एयरमैन को रेस्क्यू कर लिया गया। 5 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, वी गॉट हिम। इस बीच के दौरान में ट्रंप ने ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने के लिए 4 डेडलाइंस दी थी, लेकिन ईरान ने सबको इग्नोर कर दिया। उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स और ब्रिजेस डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी। फिर एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी जाएगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा यह जेनोसाइड थ्रेट हो सकता है और यूएनओ के हेड ने वार्न किया, सिविलियंस टारगेट पर अटैक वार क्राइम है। इस पूरी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स पे लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और व्हाइट हाउस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए। लोग कह रहे थे ये वॉर अननेसेसरी है, हम न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। सिचुएशन उस वक्त सीरियस हो गई जब ये रिपोर्ट सामने आई कि यूएस आर्मी के टॉप जनरल्स और मिलिट्री लीडरशिप भी इस वास्ट ट्रेजेडी से मुतमईन नहीं है। उनका कहना था कि ईरान के साथ डायरेक्ट एस्केलेशन यूएसए के लिए डेंजरस हो सकता है। यानी डिसीजन सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं, अंदर से भी टूट रहा था। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ बाकी दुनिया और साथ आवाम उठ खड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये वॉर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं रही, बल्कि इंटरनल सर्वाइवल बैटल बन गई। डेडलाइन के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने ईरान के ऑयल हब पे हमला किया, लेकिन फिर अचानक डेडलाइन से कुछ ही मिनट पहले ईरान यूएसए के दरमियान सीज फायर अनाउंस हो गया।
सबसे सरप्राइजिंग बात, पाकिस्तान ने दरमियानी किरदार अदा किया। जनरल आसिम मुनीर ने रोल प्ले किया और टेम्परेरी सीज फायर पॉसिबल हुई। लेकिन इस सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद इसराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक कर दिया। 100 से ज्यादा हमले हुए और 300 से ज्यादा लोग मारे गए। नेतन्याहू कहते हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी यही कहना था कि अमेरिका ने तो कभी ये वादा किया ही नहीं कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था उसमें साफ मेंशन था कि सीज फायर में लेबनान और बाकी गल्फ कंट्रीज भी शामिल हैं। 11 अप्रैल यूएस से ईरान पीस टॉक इस्लामाबाद में स्टार्ट हुई। ये टॉक तकरीबन 21 घंटे तक चलती रही। ईरान ने 10 पॉइंट्स पर एक पीस प्रपोजल दिया। ईरान ने डिमांड की कि उस पर लगे हुए तमाम तर सेक्शंस को ख़त्म किया जाए, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ पर उसका कंट्रोल ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए और यूएस आर्मी को मिडल ईस्ट से विड्रॉ किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये थी कि ईरान को यूरेनियम इनरिचमेंट का हक ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ज़्यादातर पॉइंट्स पर एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इशू न्यूक्लियर पावर का मसला सॉल्व ना हो सका। 12 अप्रैल की सुबह यूएस डेलीगेशन जो जेडी वेंस लीड कर रहे थे, उन्होंने अनाउंस किया कि कोई भी फाइनल एग्रीमेंट ना हो सका। The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ये चाह रहा था कि ईरान अपनी तमाम तर न्यूक्लियर एक्टिविटीज 20 साल के लिए सस्पेंड कर दे, लेकिन ईरान इस सस्पेंशन के लिए एग्री नहीं था। says the US has proposed that Iran accepts a 20-year moratorium on uranium enrichment during negotiations in Pakistan. पीस टॉक फेल होने के फौरन बाद ही ट्रंप ने ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉकेट कर दिया। इस वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में डबल ब्लॉकेज हो गया। ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉक करने के दौरान चाइना जैसे फ्रेंडली ममालिक को ऑयल की सप्लाई करने में ज़्यादा रुकावट का सामना नहीं किया गया, लेकिन अमेरिकन ब्लॉकेट के जरिए अमेरिका ने चाइना के शिप्स को भी रोकना चाहा। जब ईरान के पोर्ट्स पे ब्लॉकेट शुरू हुई तो चाइना ने अमेरिका को वार्न किया कि वो ईरान और चाइना के ताल्लुकात में दखल अंदाजी ना करे। ऑयल रूट्स पर मज़ीद टेंशन बढ़ गई। इस वार का नुकसान इंडिया को भी हुआ। उसके शिप्स स्ट्रेट से वापस लौट गए, फायरिंग का भी सामना करना पड़ा। कल तक इंडिया ईरान का दोस्त था, आज कॉन्फ्लिक्ट में है। तो असली गेम क्या है? ऑयल, पावर या कंट्रोल? क्या अमेरिका और ईरान डील करेंगे? और अगर कर भी लें तो क्या इसराइल मानेगा? इस जंग के दौरान इसराइल के एक्शंस ने दुनिया को लगातार हैरान किया। 30 मार्च 2026 को इसराइल ने एक डेथ पेनल्टी लॉ पास किया। इस कानून के तहत जो भी शख्स टेररिज्म से रिलेटेड ऑफेंसेस में गिल्टी साबित हुआ तो उसे फांसी दी जाएगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह लॉ सिर्फ फ़लस्तीनियंस पर अप्लाई होगा। अगर कोई इसराइली ज्यूइश फ़लस्तीनियन को कत्ल करे तो ये लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों, ये सवाल ये है कि ये तबाही कब तक जारी रहेगी? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।